नमस्कार दोस्तों, आपका बेंगलोर यूनिवर्सिटी हिंदी चैनल में स्वागत है। आज हम व्यापार कविता पर चर्चा करेंगे, जो सेकंड सेमेस्टर बीबीए के पाठ्यक्रम का हिस्सा है। इसके रचनाकार महान कवि मैथिलीशरण गुप्त जी हैं और यह कविता काव्य कुसुम पाठ्यपुस्तक में संकलित है। व्यापार के संदर्भ के साथ व्याख्या और विशेषताएं। इस रत्नगर्भा भूमि पर हाँ देव, ऐसी दीनता है शौच कृषि से कम नहीं, व्यापार की भी हीनता। जिस देश के वाणिज्य की सर्वत्र धूम मची रही, क्या परमुखापेक्षी नहीं है आज पद पद पर वहीं। एक संदर्भ। ये पंक्तियां कवि मैथिलीशरण गुप्त जी की रचना व्यापार से ली गई हैं, जो काव्य कुसुम पाठ्यपुस्तक में संकलित है। यह कविता भारत की प्राचीन व्यापारिक समृद्धि और वर्तमान कवि के समय की आर्थिक दीनता की तुलना करती है, जिसमें कवि जी देशवासियों को स्वदेशी अपनाने और आत्मनिर्भरता की ओर प्रेरित करते हैं। प्रसंग। इस प्रथम छंद में कवि जी भारत की प्राचीन गौरवशाली व्यापारिक स्थिति और वर्तमान की दयनीय आर्थिक स्थिति का चित्रण करते हैं। वे भारत को रत्नगर्भा भूमि कहकर इसकी प्राकृतिक और सांस्कृतिक समृद्धि का उल्लेख करते हैं, लेकिन साथ ही वर्तमान की दीनता पर दुख व्यक्त करते हैं। व्याख्या। कवि जी भारत को रत्नगर्भा भूमि कहकर इसकी प्राकृतिक संपदा और सांस्कृतिक वैभव की ओर संकेत करते हैं, लेकिन वे आश्चर्य और दुख के साथ कहते हैं कि ऐसी समृद्ध भूमि पर आज आर्थिक दीनता छाई है। वे व्यापार की हीनता को कृषि की दयनीय स्थिति के समान शोचनीय बताते हैं। कवि जी प्रश्न उठाते हैं कि जिस देश का व्यापार विश्व में प्रसिद्ध था, वह आज हर कदम पर दूसरों पर निर्भर क्यों है। यहाँ परमुखापेक्षी शब्द भारत की विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता को दर्शाता है। कवि जी यहाँ औपनिवेशिक शासन के कारण भारत की आर्थिक स्वतंत्रता के ह्रास पर चिंता व्यक्त करते हैं। यह छंद देशवासियों को आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करता है। विशेषता। इस छंद की विशेषता कवि का भावपूर्ण और जागरूकता उत्पन्न करने वाला शैली है। रत्नगर्भा भूमि और परमुखापेक्षी जैसे शब्दों का प्रयोग कविता को भावनात्मक और बौद्धिक गहराई प्रदान करता है। अब रख नहीं सकते स्वयं हम लाज भी अपनी हो, रखते विदेशी वस्त्र उसको, सभ्य है हम क्यों न हो। करती अपेक्षा आप अपनी पूर्ण जो जितनी जहाँ, वह जाति उतनी ही समुन्नति प्राप्त करती है वहाँ दो। संदर्भ। ये पंक्तियां कवि मैथिलीशरण गुप्त जी की रचना व्यापार से ली गई है, जो काव्य कुसुम पाठ्यपुस्तक में संकलित है। प्रसंग। इस छंद में कवि जी भारतीय समाज की विदेशी वस्तुओं, विशेषकर वस्त्रों के प्रति बढ़ती निर्भरता पर व्यंग्य करते हैं। वे आत्मसम्मान के ह्रास और आत्मनिर्भरता के महत्व को रेखांकित करते हैं। व्याख्या। कवि जी कहते हैं कि भारतीय अब अपनी लाज, आत्मसम्मान भी स्वयं नहीं बचा सकते, क्योंकि वे विदेशी वस्त्रों का उपयोग करते हैं और इसे सभ्यता का प्रतीक मानते हैं। सभ्य है हम क्यों न हो में कवि जी का व्यंग्य स्पष्ट है, जो समाज की अंधानुकरण की प्रवृत्ति पर प्रहार करता है। कवि जी आगे कहते हैं कि जो जाति अपनी आवश्यकताओं को स्वयं पूरा करती है, वही प्रगति करती है। यहाँ आप अपनी पूर्ण आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। कवि जी यहाँ यह संदेश दे रहे हैं कि विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता भारत को प्रगति से वंचित कर रही है। यह छंद समाज को स्वदेशी अपनाने और आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देता है। विशेषता। इस छंद की विशेषता कवि का सूक्ष्म व्यंग्य और प्रेरणादायक संदेश है। लाज और सभ्य जैसे शब्दों का प्रयोग भावनात्मक प्रभाव उत्पन्न करता है। जो वस्तु देखो, मेड इन इंग्लैंड, इटली, जर्मनी, जापान, फ्रांस, अमेरिका व अन्य देशों की बनी होकर सजीव मनुष्य हम निर्जीव से हैं हो रहे।
घर में लगाकर आग अपने बेख पर हैं, सो रहे तीन। संदर्भ। ये पंक्तियां कवि मैथिलीशरण गुप्त जी की रचना व्यापार से ली गई हैं, जो काव्य कुसुम पाठ्य पुस्तक में संकलित है। प्रसंग। इस छंद में कवि जी भारतीय बाजार में विदेशी वस्तुओं की भरमार और भारतीयों की उदासीनता पर दुख व्यक्त करते हैं। वे समाज की जागरूकता की कमी को चित्रित करते हैं। व्याख्या। कवि जी कहते हैं कि आज हर वस्तु पर मेड इन इंग्लैंड, इटली, जर्मनी, जापान आदि लिखा होता है, जो विदेशी वस्तुओं की सर्वत्र उपलब्धता को दर्शाता है। वे भारतीयों को सजीव मनुष्य कहकर उनकी जीवंतता का उल्लेख करते हैं, लेकिन साथ ही उनकी उदासीनता को निर्जीव से कहकर आलोचना करते हैं। कवि जी कहते हैं कि भारतीय अपनी अर्थव्यवस्था को नष्ट कर रहे हैं, जैसे घर में आग लगाकर बेख पर सो रहे हों। यहाँ आग आर्थिक पतन का प्रतीक है और बेख पर समाज की जागरूकता की कमी को दर्शाता है। कवि जी यहाँ देशवासियों को स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग के लिए जागरूक करना चाहते हैं। विशेषता। इस छंद की विशेषता कवि जी का प्रतीकात्मक और चित्रात्मक भाषा का प्रयोग है। विदेशी देशों के नामों का उल्लेख वैश्विक संदर्भ प्रदान करता है। कवि की शैली सरल लेकिन प्रभावशाली है, जो समाज की कमजोरियों को उजागर करती है। कुलनारियां जिनको हमारी हैं, करों में धारती। सौभाग्य शुभ चिन्ह जिनको है, सदा विचारती। वे चूड़ियां तक हैं, विदेशी देख लो, बस हो चुका। भारत स्वकीय सुहाग भी परकीय करके खो चुका चार। संदर्भ। ये पंक्तियां कवि मैथिलीशरण गुप्त जी की रचना व्यापार से ली गई हैं, जो काव्य कुसुम पाठ्य पुस्तक में संकलित है। प्रसंग। इस छंद में कवि जी भारतीय संस्कृति के प्रतीक चूड़ियों के विदेशी होने पर दुख व्यक्त करते हैं। वे भारतीय नारियों के सौभाग्य और आत्मसम्मान के ह्रास को रेखांकित करते हैं। व्याख्या। कवि जी कहते हैं कि भारतीय नारियां चूड़ियों को अपने हाथों में धारण करती हैं, जो सौभाग्य और शुभता का प्रतीक है। लेकिन वे दुख के साथ बताते हैं कि ये चूड़ियां भी अब विदेशी हैं। यहाँ चूड़ियां केवल आभूषण नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और नारी के सम्मान का प्रतीक है। कवि जी कहते हैं कि जब चूड़ियां तक विदेशी हो गई, तो भारत ने अपना स्वकीय सुहाग, आत्मसम्मान और सांस्कृतिक पहचान खो दिया है। बस हो चुका में कवि जी की निराशा और चेतावनी स्पष्ट है, जो समाज को विदेशी वस्तुओं की लत से बाहर निकलने की प्रेरणा देती है। यह छंद भारतीय संस्कृति के प्रति गर्व और स्वदेशी के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देता है। विशेषता। इस छंद की विशेषता कवि जी का भावनात्मक और प्रतीकात्मक शैली है। कवि ने भारतीय नारी के सम्मान और संस्कृति को केंद्र में रखकर पाठक के मन में देश प्रेम जागृत किया है। संक्षिप्त शब्दों में गहरे भाव व्यक्त करना इस छंद की प्रमुख विशेषता है। वे तुच्छ सुथरियां भी विदेशी जो न हमको मिल सकें, तो फिर पहनने के हमारे वस्त्र भी क्या मिल सकें। माचिस विदेशी हम न लें, तो फिर अंधेरे में रहें। है क्षुद्र छड़िया तक विदेशी और आगे क्या कहें। 5। संदर्भ। ये पंक्तियां कवि मैथिलीशरण गुप्त जी की रचना व्यापार से ली गई हैं, जो काव्य कुसुम पाठ्य पुस्तक में संकलित है। प्रसंग। इस छंद में कवि जी छोटी छोटी दैनिक वस्तुओं जैसे सुथरियां, वस्त्र और माचिस के विदेशी होने पर व्यंग्य करते हैं। वे भारतीय समाज की पूर्ण निर्भरता को दर्शाते हैं। व्याख्या। कवि जी कहते हैं कि छोटी छोटी वस्तुएं जैसे सुथरियां, सिलाई की सुई भी विदेशी हैं, और यदि ये न मिले तो वस्त्र भी नहीं बन सकते। वे आगे कहते हैं कि माचिस जैसी छोटी वस्तु भी विदेशी है, और इसके बिना हम अंधेरे में रह जाएंगे। क्षुद्र छड़िया, माचिस की तीलियां
के विदेशी होने का उल्लेख करके कवि जी भारतीय समाज की गहरी निर्भरता को उजागर करते हैं। यहाँ व्यंग्य के माध्यम से कवि जी यह दिखाते हैं कि भारत अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए भी विदेशों पर आश्रित है। और आगे क्या कहें, में कवि जी की निराशा और समाज को जागरूक करने की पुकार स्पष्ट है। यह छंद स्वदेशी उत्पादन और आत्मनिर्भरता की आवश्यकता को रेखांकित करता है। विशेषता, इस छंद की विशेषता कवि जी का तीखा व्यंग्य और साधारण वस्तुओं के माध्यम से गहरे संदेश को व्यक्त करना है। कवि ने सरल भाषा में समाज की कमजोरी को उजागर किया है, जो पाठक को आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करता है। केवल विदेशी वस्तु ही क्यों अब स्वदेशी है कहा। वह वेशभूषा और भाषा सब विदेशी है यहाँ। गुण मात्र छोड़ विदेशियों के हम उन्हीं में सन गए। कैसी नकल की, वाह, हम नमकाल पूरे बन गए 6। संदर्भ, ये पंक्तियां कवि मैथिलीशरण गुप्त जी की रचना व्यापार से ली गई हैं, जो काव्य कुसुम पाठ्य पुस्तक में संकलित है। प्रसंग, इस छंद में कवि जी विदेशी प्रभाव को केवल वस्तुओं तक सीमित नहीं रखते, बल्कि वेशभूषा, भाषा और जीवन शैली तक इसके विस्तार को दर्शाते हैं। वे अंधानुकरण की आलोचना करते हैं। व्याख्या, कवि जी कहते हैं कि अब न केवल वस्तुएं विदेशी हैं, बल्कि स्वदेशी संस्कृति भी गायब हो चुकी है। वेशभूषा, भाषा और जीवन शैली सभी विदेशी प्रभाव में डूब गए हैं। वे व्यंग्य करते हैं कि भारतीयों ने विदेशियों के गुणों को छोड़कर केवल उनकी बाहरी नकल की है और इस नकल में नमकाल पूरे बन गए हैं। यहाँ नमकाल शब्द नकली और दिखावटी जीवन शैली को दर्शाता है। कवि जी यहाँ भारतीय समाज की सांस्कृतिक पहचान के ह्रास पर चिंता व्यक्त करते हैं। वे यह संदेश देना चाहते हैं कि विदेशी अंधानुकरण से भारत अपनी मौलिकता खो रहा है। यह छंद समाज को अपनी संस्कृति और स्वदेशी की ओर लौटने की प्रेरणा देता है। विशेषता, इस छंद की विशेषता कवि जी का सांस्कृतिक संकट को उजागर करने वाला व्यंग्य है। कवि ने वस्तुओं से आगे बढ़कर सांस्कृतिक ह्रास को शामिल किया, जो कविता को व्यापक आयाम देता है। सरल भाषा में गहरे विचार को व्यक्त करना इस छंद की प्रमुख विशेषता है। गर्दब बना था सिंह उसकी खाल को पाकर कभी, पर सिंह कैसे गुण कहा, हंसने लगे उस पे सभी। इस भांति के नरपुंगवों को क्या यहाँ बढ़ती नहीं, पर हाय, काले बाल पर लाली कभी चढ़ती नहीं साथ। संदर्भ, ये पंक्तियां कवि मैथिलीशरण गुप्त जी की रचना व्यापार से ली गई हैं, जो काव्य कुसुम पाठ्य पुस्तक में संकलित है। प्रसंग, इस छंद में कवि जी एक दृष्टांत के माध्यम से भारतीय समाज के अंधानुकरण को व्यंग्यात्मक रूप से दर्शाते हैं। वे बाहरी दिखावे और आंतरिक गुणों के अभाव पर प्रहार करते हैं। व्याख्या, कवि जी एक प्राचीन कथा का उल्लेख करते हैं, जिसमें एक गधा सिंह की खाल पहनकर सिंह बनने की कोशिश करता है, लेकिन उसके गुण गधे के ही रहते हैं, जिससे सभी उसका मजाक उड़ाते हैं। कवि जी इस दृष्टांत को भारतीय समाज पर लागू करते हैं, जो विदेशी वेशभूषा और जीवन शैली को अपनाकर नरपुंगव, श्रेष्ठ पुरुष बनने का दावा करता है। लेकिन वे कहते हैं कि बाहरी नकल से आंतरिक गुण नहीं आते, जैसे काले बाल पर लाली, मेले में बिकने वाला सस्ता रंग नहीं चढ़ती। यहाँ कवि जी समाज की सतही नकल को आलोचित करते हैं और मौलिक गुणों की आवश्यकता पर बल देते हैं। यह छंद समाज को अपनी सांस्कृतिक पहचान अपनाने की प्रेरणा देता है। विशेषता, इस छंद की विशेषता कवि जी का दृष्टांतपूर्ण और व्यंग्यात्मक शैली है। काले बाल पर लाली जैसे मुहावरे कविता को लोकप्रिय और सजीव बनाते हैं। कवि ने संक्षिप्त शब्दों में गहरे सांस्कृतिक संदेश को व्यक्त किया है, जो पाठक को आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करता है।
संप्रति स्वदेशी की हमें है गंध भी भाती नहीं। खस, केवड़ा, बेला, चमेली चित में आती नहीं। मस्तक न लेवेंडर बिना अब मस्त होता है अहे। बस शौक पूरा हो हमारा देश उजड़ क्यों न हो आठ। संदर्भ। ये पंक्तियां कवि मैथिली शरण गुप्त जी की रचना व्यापार से ली गई हैं, जो काव्य कुसुम पाठ्य पुस्तक में संकलित है। प्रसंग। इस छंद में कवि जी भारतीयों की स्वदेशी सुगंधों के प्रति उदासीनता और विदेशी सुगंधों जैसे लैवेंडर के प्रति आकर्षण को व्यंग्यात्मक रूप से दर्शाते हैं। व्याख्या। कवि जी कहते हैं कि अब भारतीयों को स्वदेशी सुगंधें जैसे खस, केवड़ा, बेला और चमेली आकर्षित नहीं करती। इसके विपरीत वे विदेशी सुगंध लैवेंडर के बिना संतुष्ट नहीं होते। मस्तक न मस्त होता में कवि जी का व्यंग्य स्पष्ट है, जो विदेशी वस्तुओं के प्रति अंधे आकर्षण को दर्शाता है। कवि जी कहते हैं कि इस शौक को पूरा करने के लिए देश का विनाश हो रहा है। देश उजड़ क्यों न हो में कवि जी की चेतावनी और निराशा स्पष्ट है, जो समाज को स्वदेशी अपनाने की प्रेरणा देती है। यह छंद सांस्कृतिक गर्व और आत्मनिर्भरता की आवश्यकता को रेखांकित करता है। विशेषता। इस छंद की विशेषता कवि जी का व्यंग्यात्मक और चित्रात्मक शैली है। कवि ने सरल भाषा में सांस्कृतिक ह्रास को उजागर किया है, जो पाठक को आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करता है। सब स्वाभिमान डुबो चुके जो पूर्व परिवार में। आश्चर्य है, हम आज भी हैं, जी रहे संसार में। किंवा इसे जीना कहे तो फिर कहाँ मरना किसे। जीता कहाँ है वह, नहीं है ध्यान कुछ अपना जिसे। 9। संदर्भ। ये पंक्तियां कवि मैथिली शरण गुप्त जी की रचना व्यापार से ली गई हैं, जो काव्य कुसुम पाठ्य पुस्तक में संकलित है। प्रसंग। इस छंद में कवि भारतीय समाज के स्वाभिमान के ह्रास और सांस्कृतिक पहचान की हानि पर गहरा दुख व्यक्त करते हैं। वे जीवन और मृत्यु के दार्शनिक प्रश्न उठाते हैं। व्याख्या। कवि कहते हैं कि भारतीयों ने अपने पूर्वजों के स्वाभिमान को डुबो दिया है। वे आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि इतने अपमान के बावजूद हम जी रहे हैं। लेकिन वे प्रश्न उठाते हैं कि क्या इसे जीना कहा जा सकता है। कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान को भूल जाता है, वह जीवित नहीं, बल्कि मृत के समान है। ध्यान कुछ अपना में कवि जी स्वदेशी और सांस्कृतिक गर्व की आवश्यकता पर बल देते हैं। यह छंद गहरा दार्शनिक संदेश देता है, जो समाज को अपनी पहचान के प्रति जागरूक करता है। कवि जी यहाँ यह संदेश देना चाहते हैं कि स्वाभिमान के बिना जीवन अर्थहीन है। विशेषता। इस छंद की विशेषता कवि जी का दार्शनिक और भावनात्मक शैली है। प्रश्नात्मक शैली पाठक को आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करती है। कवि ने संक्षिप्त शब्दों में सांस्कृतिक और राष्ट्रीय स्वाभिमान का महत्व व्यक्त किया है। आती विदेशों से यहाँ सब वस्तुएं व्यवहार की। धन धान्य जाता है यहाँ से, यह दशा व्यापार की। कैसे न फैले दीनता, कैसे न हम भूखों मरे। ऐसी दशा में देश की भगवान ही रक्षा करे। 10। संदर्भ। ये पंक्तियां कवि मैथिली शरण गुप्त जी की रचना व्यापार से ली गई हैं, जो काव्य कुसुम पाठ्य पुस्तक में संकलित है। प्रसंग। इस छंद में कवि जी भारत की आर्थिक दशा का चित्रण करते हैं, जहां विदेशी वस्तुओं का आयात और स्वदेशी धनधान्य का निर्यात देश को दीनता की ओर ले जा रहा है। व्याख्या। कवि कहते हैं कि सभी दैनिक उपयोग की वस्तुएं विदेशों से आ रही हैं, जबकि भारत का धन और धान्य विदेशों को जा रहा है। यह व्यापार की दयनीय स्थिति है, जो देश को आर्थिक रूप से कमजोर कर रही है। कवि प्रश्न उठाते हैं कि ऐसी स्थिति में दीनता और भुखमरी कैसे नहीं फैलेगी।
वे निराशा के साथ कहते हैं कि ऐसी दशा में केवल भगवान ही देश की रक्षा कर सकते हैं। यहाँ कवि औपनिवेशिक शासन के कारण भारत की आर्थिक शोषण को उजागर करते हैं। यह छंद समाज को स्वदेशी उत्पादन और आत्मनिर्भरता की ओर प्रेरित करता है। विशेषता। इस छंद की विशेषता कवि जी का यथार्थवादी और भावनात्मक शैली है। कवि ने आर्थिक शोषण को स्पष्ट रूप से दर्शाया है, जो पाठक को जागरूक करता है। सरल भाषा में गहरे आर्थिक संदेश को व्यक्त करना इस छंद की प्रमुख विशेषता है। जिस वस्तु को हम दूसरों को बेचते हैं, 1 में लेते उसी को 20 में है डूबकर अविवेक में। जो देश कच्चा माल ही उत्पन्न करके शांत है, उसका पतन एकांत है। सिद्धांत यह निर्वांत है 11। संदर्भ। ये पंक्तियां कवि मैथिलीशरण गुप्त जी की रचना व्यापार से ली गई हैं, जो काव्य कुसुम पाठ्य पुस्तक में संकलित है। प्रसंग। इस छंद में कवि भारत की आर्थिक शोषण की प्रक्रिया को दर्शाते हैं, जहां कच्चा माल सस्ते में बेचा जाता है और तैयार माल महंगे दामों में खरीदा जाता है। व्याख्या। कवि कहते हैं कि भारत अपनी वस्तुओं को 1 की कीमत में विदेशों को बेचता है, लेकिन वही वस्तु तैयार रूप में 20 की कीमत में खरीदता है। यह अविवेक, मूर्खता का परिणाम है। कवि आगे कहते हैं कि जो देश केवल कच्चा माल उत्पन्न करता है और उस पर संतुष्ट रहता है, उसका पतन निश्चित है। यहाँ सिद्धांत यह निर्वांत में कवि आर्थिक सिद्धांत को रेखांकित करते हैं कि आत्मनिर्भरता के बिना प्रगति असंभव है। यह छंद औपनिवेशिक शासन के आर्थिक शोषण को उजागर करता है और स्वदेशी उत्पादन की आवश्यकता पर बल देता है। विशेषता। इस छंद की विशेषता कवि जी का आर्थिक विश्लेषण और स्पष्ट शैली है। कवि ने संक्षिप्त शब्दों में आर्थिक शोषण का चित्रण किया है, जो पाठक को जागरूक करता है। राली ब्रदर इत्यादि को हम बेचते जो माल है, लेते वही 15 गुने से मूल्य में तत्काल है। आता विलायत से यहाँ वह माल नाना रूप में। आश्चर्य क्या फिर हम पड़े हों अंधेरे कूप में 12। संदर्भ। ये पंक्तियां कवि मैथिलीशरण गुप्त जी की रचना व्यापार से ली गई हैं, जो काव्य कुसुम पाठ्य पुस्तक में संकलित है। प्रसंग। इस छंद में कवि भारत के कच्चे माल के निर्यात और तैयार माल के आयात की प्रक्रिया को और विस्तार से दर्शाते हैं। वे इस शोषण के परिणाम पर आश्चर्य व्यक्त करते हैं। व्याख्या। कवि कहते हैं कि भारत राली ब्रदर जैसे कच्चे माल को सस्ते दामों में विदेशों को बेचता है, लेकिन वही माल तैयार रूप में 15 गुने मूल्य में खरीदता है। यहाँ विलायत, ब्रिटेन का उल्लेख औपनिवेशिक शासन के आर्थिक शोषण को दर्शाता है। कवि कहते हैं कि यह माल विभिन्न रूपों में भारत लौटता है, जिससे देश आर्थिक रूप से कमजोर होता है। वे आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि ऐसी स्थिति में भारत अंधेरे कूप, अज्ञान और दीनता में क्यों न पड़ा हो। यह छंद आर्थिक शोषण की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है और स्वदेशी उत्पादन की आवश्यकता पर बल देता है। विशेषता। इस छंद की विशेषता कवि का यथार्थवादी और प्रभावशाली शैली है। कवि जी ने संक्षिप्त शब्दों में आर्थिक शोषण का चित्रण किया है, जो पाठक को जागरूक करता है। हम दूसरों को 500 की बेचते हैं, जब रुई सानंद कहते हैं कि हमको आय क्या अच्छी हुई, पर दूसरे कहते कि ठहरो, वस्त्र जब हम लाएंगे तब और 4500 ठहरो, तुम ही से जाएंगे 13। संदर्भ। ये पंक्तियां कवि मैथिलीशरण गुप्त जी की रचना व्यापार से ली गई हैं, जो काव्य कुसुम पाठ्य पुस्तक में संकलित है। प्रसंग। इस छंद में कवि रुई के निर्यात और तैयार वस्त्रों के आयात के उदाहरण के माध्यम से भारत के आर्थिक शोषण को दर्शाते हैं। वे इस प्रक्रिया में भारतीयों की मूर्खता पर व्यंग्य करते हैं।
व्याख्या। कवि कहते हैं कि भारत रुई को 500 में बेचता है और इस आय पर खुश होता है। लेकिन विदेशी कहते हैं कि जब वे इस रुई से बने वस्त्र लाएंगे तो वे 4500 में बिकेंगे। यहाँ कवि जी यह दिखाते हैं कि भारत कच्चे माल को सस्ते में बेचता है और तैयार माल को कई गुना कीमत में खरीदता है। सानंद और ठहरो जैसे शब्दों में कवि का व्यंग्य स्पष्ट है, जो भारतीयों की मूर्खता और शोषण की प्रक्रिया को उजागर करता है। यह छंद स्वदेशी उत्पादन और आत्मनिर्भरता की आवश्यकता को रेखांकित करता है। विशेषता। इस छंद की विशेषता कवि का व्यंग्यात्मक और यथार्थवादी शैली है। कवि ने संक्षिप्त शब्दों में आर्थिक शोषण का चित्रण किया है, जो पाठक को जागरूक करता है। यह छंद कविता की थीम को और सशक्त करता है, जो स्वदेशी और आत्मनिर्भरता पर जोर देती है। हाँ, आप आगे दौड़कर दीनता को ले रहे, लेकर खिलौने, कांच आदि अन्नधन दे रहे। आवश्यक पदार्थ यदि बनाते हम यहीं, तो हानि होकर यूं हमारी दुर्दशा होती नहीं। 14। संदर्भ। ये पंक्तियां कवि मैथिली शरण गुप्त जी की रचना व्यापार से ली गई हैं, जो काव्य कुसुम पाठ्य पुस्तक में संकलित है। प्रसंग। इस छंद में कवि भारतीयों की अनावश्यक विदेशी वस्तुओं के प्रति लालसा और इसके परिणामस्वरूप होने वाली दीनता को दर्शाते हैं। वे स्वदेशी उत्पादन की आवश्यकता पर बल देते हैं। व्याख्या। कवि कहते हैं कि भारतीय आगे दौड़कर विदेशी वस्तुओं जैसे खिलौने और कांच को खरीद रहे हैं, जिसके लिए वे अपना अन्न और धन दे रहे हैं। यह प्रक्रिया देश को दीनता की ओर ले जा रही है। कवि जी सुझाव देते हैं कि यदि आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन भारत में ही होता तो यह आर्थिक हानि और दुर्दशा नहीं होती। यहाँ खिलौने, कांच अनावश्यक और तुच्छ वस्तुओं का प्रतीक है, जो भारतीयों की मूर्खता को दर्शाता है। कवि यहाँ स्वदेशी उत्पादन और आत्मनिर्भरता की वकालत करते हैं। यह छंद समाज को अपनी आर्थिक नीतियों पर पुनर्विचार करने की प्रेरणा देता है। विशेषता। इस छंद की विशेषता कवि यथार्थवादी और प्रेरणादायक शैली है। कवि ने संक्षिप्त शब्दों में आर्थिक शोषण और स्वदेशी की आवश्यकता को व्यक्त किया है, जो पाठक को जागरूक करता है। लेकर विदेशी टीन हम सानंद चांदी दे रहे, देकर तथा सोना निरंतर है, गिलट हम ले रहे। हम कांच लेकर दूसरों को दे रहे हीरे खरे, निज रक्त के बदले मरोदक ले रहे हैं। हाँ हरे 15। संदर्भ। ये पंक्तियां कवि मैथिली शरण गुप्त जी की रचना व्यापार से ली गई हैं, जो काव्य कुसुम पाठ्य पुस्तक में संकलित है। प्रसंग। इस छंद में कवि भारत के आर्थिक शोषण को प्रतीकात्मक रूप से दर्शाते हैं, जहां मूल्यवान वस्तुओं के बदले तुच्छ वस्तुएं ली जा रही हैं। वे इस मूर्खता पर दुख व्यक्त करते हैं। व्याख्या। कवि कहते हैं कि भारतीय विदेशी टीन, सस्ती धातु के लिए चांदी और सोना दे रहे हैं और इसके बदले गिलट, नकली सोना ले रहे हैं। वे आगे कहते हैं कि हम हीरे देकर कांच ले रहे हैं और अपने रक्त, मूल्यवान संसाधन के बदले मरोदक, बेकार वस्तु प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ कवि प्रतीकात्मक रूप से भारत के आर्थिक शोषण को दर्शाते हैं, जहाँ मूल्यवान संसाधनों का निर्यात किया जाता है और तुच्छ वस्तुओं का आयात होता है। हाँ हरे में कवि की निराशा और पुकार स्पष्ट है। यह छंद स्वदेशी उत्पादन और आत्मनिर्भरता की आवश्यकता को रेखांकित करता है। विशेषता। इस छंद की विशेषता कवि का प्रतीकात्मक और भावनात्मक शैली है। कवि ने संक्षिप्त शब्दों में आर्थिक शोषण का चित्रण किया है, जो पाठक को जागरूक करता है। क्या इस पुरातन देश में था समय ऐसा कभी? अपनी प्रयोजन पूर्ति जब करते स्वयं थे हम सभी। हाँ, यह न होता तो कभी भी नाश हो जाता यहाँ।
इसका अभी तक चिन्ह क्या है, दृष्टि में आता कहाँ? 16। संदर्भ। ये पंक्तियां कवि मैथिलीशरण गुप्त जी की रचना व्यापार से ली गई हैं, जो काव्य कुसुम पाठ्य पुस्तक में संकलित है। प्रसंग। इस छंद में कवि भारत के प्राचीन काल की आत्मनिर्भरता की चर्चा करते हैं और वर्तमान की निर्भरता से तुलना करते हैं। वे इस आत्मनिर्भरता के महत्व को रेखांकित करते हैं। व्याख्या। कवि प्रश्न उठाते हैं कि क्या भारत में ऐसा समय कभी था जब हम अपनी सभी आवश्यकताओं को स्वयं पूरा करते थे? वे कहते हैं कि यदि ऐसा न होता तो भारत का नाश बहुत पहले हो चुका होता। कवि यह संदेश देना चाहते हैं कि भारत की प्राचीन आत्मनिर्भरता ही उसकी दीर्घायु का कारण थी। चिन्ह क्या है, दृष्टि में आता में कवि वर्तमान की दयनीय स्थिति की ओर संकेत करते हैं, जहां प्राचीन गौरव के अवशेष भी दिखाई नहीं देते। यह छंद समाज को अपनी प्राचीन आत्मनिर्भरता की ओर लौटने की प्रेरणा देता है। विशेषता। इस छंद की विशेषता कवि का ऐतिहासिक और प्रेरणादायक शैली है। कवि ने संक्षिप्त शब्दों में प्राचीन गौरव और वर्तमान दीनता का चित्रण किया है, जो पाठक को जागरूक करता है। जो दिव्य दर्शन शास्त्र की विख्यात है जन्मस्थली, पहले जहां पर अंकुरित हो सभ्यता फूली फली। संगीत, कविता, शिल्प की जननी वही भारत मही। होगी किसे स्पर्धा कहे जो परमुखापेक्षी नहीं। 17। संदर्भ। ये पंक्तियां कवि मैथिलीशरण गुप्त जी की रचना व्यापार से ली गई हैं, जो काव्य कुसुम पाठ्य पुस्तक में संकलित है। प्रसंग। इस छंद में कवि भारत की प्राचीन सांस्कृतिक और बौद्धिक समृद्धि का गौरवपूर्ण वर्णन करते हैं। वे भारत को सभ्यता, कला और ज्ञान का केंद्र बताते हैं। व्याख्या। कवि भारत को दिव्य दर्शन शास्त्र, दर्शन और ज्ञान की जन्मस्थली कहते हैं, जहां सभ्यता का प्रारंभ हुआ और वह फली फूली। वे भारत को संगीत, कविता और शिल्प, कला की जननी बताते हैं। कवि प्रश्न उठाते हैं कि ऐसी समृद्ध भूमि को किसी से स्पर्धा करने की आवश्यकता क्यों पड़े, यदि वह परमुखापेक्षी, दूसरों पर निर्भर न हो। यहाँ कवि भारत के प्राचीन गौरव को याद दिलाकर वर्तमान की निर्भरता पर प्रहार करते हैं। यह छंद समाज को अपनी सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत के प्रति गर्व करने और आत्मनिर्भरता अपनाने की प्रेरणा देता है। विशेषता। इस छंद की विशेषता कवि का गौरवपूर्ण और प्रेरणादायक शैली है। कवि ने संक्षिप्त शब्दों में भारत की प्राचीन समृद्धि का चित्रण किया है, जो पाठक को गर्व और जागरूकता से भर देता है। इतिहास में इस देश की वाणिज्य वृद्धि प्रसिद्ध है। अन्यान्य देशों से वहां संबंध इसका सिद्ध है। बनकर यहाँ वर वस्तुएं सर्वत्र ही जाती रहीं। नरर्चित कहलाती न थी, सुरर्चित कहलाती रहीं। 18। संदर्भ। ये पंक्तियां कवि मैथिलीशरण गुप्त जी की रचना व्यापार से ली गई हैं, जो काव्य कुसुम पाठ्य पुस्तक में संकलित है। संदर्भ। ये पंक्तियां कवि मैथिलीशरण गुप्त जी की रचना व्यापार से ली गई हैं, जो काव्य कुसुम पाठ्य पुस्तक में संकलित है। यह कविता भारत की प्राचीन व्यापारिक समृद्धि और वर्तमान दीनता की तुलना करती है। प्रसंग। इस छंद में कवि भारत की प्राचीन व्यापारिक समृद्धि और वैश्विक संबंधों का वर्णन करते हैं। वे भारतीय वस्तुओं की उत्कृष्टता को रेखांकित करते हैं। व्याख्या। कवि कहते हैं कि भारत का व्यापारिक इतिहास विश्व में प्रसिद्ध है। भारत का अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध सिद्ध है। यहाँ निर्मित वस्तुएं विश्व भर में जाती थी और इतनी उत्कृष्ट थी कि उन्हें नररचित, मानव निर्मित नहीं, बल्कि सुरर्चित, दिव्य निर्मित कहा जाता था। यहाँ कवि भारत की प्राचीन कारीगरी और व्यापारिक कौशल की प्रशंसा करते हैं।
वे यह संदेश देना चाहते हैं कि भारत कभी आत्मनिर्भर और समृद्ध था और यह गौरव पुनः प्राप्त किया जा सकता है। यह छंद समाज को अपनी प्राचीन व्यापारिक विरासत के प्रति गर्व करने और स्वदेशी अपनाने की प्रेरणा देता है। विशेषता। इस छंद की विशेषता कवि का ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण शैली है। कवि ने संक्षिप्त शब्दों में भारत की प्राचीन व्यापारिक समृद्धि का चित्रण किया है, जो पाठक को गर्व और जागरूकता से भर देता है। हिंदुकला कौशल्य पर संसार मुग्ध कहाँ रहा। जग में बिना संकोच सबने अद्वितीय इसे कहा। हार्वर्ड तथा प्रतापी शालमैंगन की सभा है हो चुकी विस्मित निरख कर भारतीय पटप्रभा 19। संदर्भ। ये पंक्तियां कवि मैथिलीशरण गुप्त जी की रचना व्यापार से ली गई हैं, जो काव्य कुसुम पाठ्य पुस्तक में संकलित है। प्रसंग। इस छंद में कवि जी भारतीय कला और कारीगरी की वैश्विक प्रशंसा का वर्णन करते हैं। वे प्राचीन भारत के वस्त्रों और शिल्प की उत्कृष्टता को रेखांकित करते हैं। व्याख्या। कवि कहते हैं कि भारतीय कला और कारीगरी हिंदुकला कौशल्य पर विश्व मुग्ध था और इसे बिना संकोच अद्वितीय कहा गया। वे उदाहरण देते हैं कि हार्वर्ड प्राचीन मिस्र की रानी और शालमैंगन यूरोप के सम्राट शालमैन की सभाएं भारतीय वस्त्रों पटप्रभा को देखकर विस्मित हो चुकी थी। यहाँ कवि भारत की प्राचीन कारीगरी और व्यापारिक समृद्धि की वैश्विक ख्याति को दर्शाते हैं। वे यह संदेश देना चाहते हैं कि भारत की कला और शिल्प विश्व में अनुपम थे और यह गौरव पुनः प्राप्त किया जा सकता है। यह छंद समाज को अपनी सांस्कृतिक और व्यापारिक विरासत के प्रति गर्व करने की प्रेरणा देता है। विशेषता। इस छंद की विशेषता कवि का ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण शैली है। कवि ने संक्षिप्त शब्दों में भारत की प्राचीन कारीगरी का चित्रण किया है, जो पाठक को गर्व और जागरूकता से भर देता है। सब वस्तुएं उपहार के ही योग्य बनती थी यहाँ। संसार में होती उन्हीं की मांग दिखी जहाँ। तब तो अतुल वैभव रहा, त्रुटि न कोई आय में। सच है कि रमतो रमा वाणिज्य में, व्यवसाय में 20। संदर्भ। ये पंक्तियां कवि मैथिलीशरण गुप्त जी की रचना व्यापार से ली गई हैं, जो काव्य कुसुम पाठ्य पुस्तक में संकलित है। प्रसंग। इस छंद में कवि जी भारत की प्राचीन व्यापारिक समृद्धि का वर्णन करते हैं, जहां निर्मित वस्तुएं विश्व में उपहार के योग्य थी। वे इस वैभव के कारण भारत की आर्थिक समृद्धि को रेखांकित करते हैं। व्याख्या। कवि कहते हैं कि भारत में निर्मित वस्तुएं इतनी उत्कृष्ट थीं कि वे उपहार के योग्य मानी जाती थी और विश्व भर में उनकी मांग थी। इस कारण भारत में अतुल वैभव, असीम समृद्धि था और आय में कोई कमी नहीं थी। कवि कहते हैं कि उस समय व्यापार और व्यवसाय में समृद्धि रमा निवास करती थी। यहाँ रमा लक्ष्मी समृद्धि का प्रतीक है। कवि यह संदेश देना चाहते हैं कि भारत की प्राचीन व्यापारिक समृद्धि उसकी आत्मनिर्भरता और कारीगरी का परिणाम थी। यह छंद समाज को अपनी प्राचीन व्यापारिक विरासत के प्रति गर्व करने और स्वदेशी अपनाने की प्रेरणा देता है। विशेषता। इस छंद की विशेषता कवि का गौरवपूर्ण और प्रेरणादायक शैली है। कवि ने संक्षिप्त शब्दों में भारत की प्राचीन व्यापारिक समृद्धि का चित्रण किया है, जो पाठक को गर्व और जागरूकता से भर देता है। आज कश्मीरी विदेशी नाम पर जिसके चले बनते दुशाले हाय, थे कश्मीरी में कैसे भले। है विदित बंगाली किनारी धोतियों की आज भी, पर है विदेशी आज वह, आती न हमको लाज भी 21। संदर्भ। ये पंक्तियां कवि मैथिलीशरण गुप्त जी की रचना व्यापार से ली गई हैं, जो काव्य कुसुम पाठ्य पुस्तक में संकलित है। प्रसंग।
इस छंद में कवि भारत की प्राचीन कारीगरी जैसे कश्मीरी शाल और बंगाली धोती की प्रशंसा करते हैं, लेकिन वर्तमान में इनके विदेशी होने पर दुख व्यक्त करते हैं। व्याख्या। कवि कहते हैं कि कश्मीरी शाल, जो कभी अपनी उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध थे, अब विदेशी नामों से बिकते हैं। वे दुख के साथ कहते हैं कि ये शाल कश्मीर में कितने उत्तम बनते थे। इसी तरह बंगाली किनारी धोतियां आज भी प्रसिद्ध हैं, लेकिन अब ये भी विदेशी हैं। कवि कहते हैं कि हमें इस पर लाज, शर्म भी नहीं आती। यहाँ कवि भारत की प्राचीन कारीगरी के ह्रास और विदेशी वस्तुओं की सर्वत्र उपस्थिति पर चिंता व्यक्त करते हैं। यह छंद समाज को अपनी सांस्कृतिक और व्यापारिक विरासत के प्रति जागरूक करने और स्वदेशी अपनाने की प्रेरणा देता है। विशेषता। इस छंद की विशेषता कवि का भावनात्मक और व्यंग्यात्मक शैली है। कवि ने संक्षिप्त शब्दों में प्राचीन कारीगरी के ह्रास का चित्रण किया है, जो पाठक को जागरूक करता है। यह छंद कविता की थीम को और सशक्त करता है, जो स्वदेशी और सांस्कृतिक गर्व पर जोर देती है। ढाके, चंदेरी आदि की कारीगरी अब है कहाँ? हाँ, आज हिंदू नारियों की कुशलता सब है कहाँ? थी वह कला क्या कि ऐसी सूक्ष्म थी, अनमोल थी। 100 हाथ लंबे सूत की बस आध रत्ती तोल थी 22। संदर्भ। ये पंक्तियां कवि मैथिलीशरण गुप्त जी की रचना व्यापार से ली गई हैं, जो काव्य कुसुम पाठ्य पुस्तक में संकलित है। प्रसंग। इस छंद में कवि ढाका और चंदेरी की कारीगरी और भारतीय नारियों की कुशलता की प्रशंसा करते हैं। वे इस कला के लुप्त होने पर दुख व्यक्त करते हैं। व्याख्या। कवि पूछते हैं कि ढाका और चंदेरी की प्रसिद्ध कारीगरी अब कहाँ है? वे दुख के साथ कहते हैं कि भारतीय नारियों की वह कुशलता, जो इन कारीगरियों को जीवंत करती थी, अब गायब हो चुकी है। कवि उस कला की प्रशंसा करते हैं, जो इतनी सूक्ष्म और अनमोल थी कि 100 हाथ लंबे सूत का वजन मात्र आध रत्ती, अत्यंत कम, होता था। यहाँ कवि भारतीय कारीगरी की बारीकी और उत्कृष्टता को रेखांकित करते हैं। वे इस कला के ह्रास पर चिंता व्यक्त करते हैं, जो औपनिवेशिक शासन और विदेशी वस्तुओं की घुसपैठ का परिणाम है। यह छंद समाज को अपनी सांस्कृतिक और कारीगरी विरासत को पुनर्जनन की प्रेरणा देता है। विशेषता। इस छंद की विशेषता कवि का भावनात्मक और चित्रात्मक शैली है। कवि ने संक्षिप्त शब्दों में भारतीय कारीगरी की उत्कृष्टता और इसके ह्रास का चित्रण किया है, जो पाठक को जागरूक करता है। रखा नली में बांस की जो थान कपड़े का नया। आश्चर्य। अंबारी सहित हाथी उसी से ढक गया। वे वस्त्र कितने सूक्ष्म थे, कर लो कई जिनकी तहें। शहजादियों के अंग फिर भी झलकते जिनमें रहे 23। संदर्भ। ये पंक्तियां कवि मैथिलीशरण गुप्त जी की रचना व्यापार से ली गई हैं, जो काव्य कुसुम पाठ्य पुस्तक में संकलित है। प्रसंग। इस छंद में कवि भारतीय वस्त्रों की सूक्ष्मता और उत्कृष्टता का चित्रण करते हैं। वे इन वस्त्रों की कारीगरी की प्रशंसा करते हैं और इसके ह्रास पर दुख व्यक्त करते हैं। व्याख्या। कवि कहते हैं कि भारतीय कारीगर इतने कुशल थे कि एक थान कपड़ा बांस की नली में समा जाता था और उसी कपड़े से अंबारी सहित हाथी, सजावट के साथ हाथी, ढक जाता था। वे इन वस्त्रों की सूक्ष्मता की प्रशंसा करते हैं, जो इतने पतले थे कि कई तहें करने पर भी शहजादियों के अंग उनमें से झलकते थे। यहाँ कवि ढाका की मलमल जैसे वस्त्रों की बारीकी को रेखांकित करते हैं, जो विश्व में प्रसिद्ध थे। यह छंद भारत की प्राचीन कारीगरी की उत्कृष्टता को दर्शाता है और इसके लुप्त होने पर चिंता व्यक्त करता है। यह समाज को अपनी कारीगरी विरासत को पुनर्जनन की प्रेरणा देता है। विशेषता। इस छंद की विशेषता कवि का चित्रात्मक और प्रशंसात्मक शैली है।
कवि ने संक्षिप्त शब्दों में भारतीय वस्त्रों की सूक्ष्मता का चित्रण किया है, जो पाठक को गर्व और जागरूकता से भर देता है। थे मुग्ध वस्त्रों पर हमारे अन्य देशी सर्वथा। यूरोप के ही साहबों की हम सुनाते हैं कथा। वे लोग वस्त्रों को यहाँ के थे सदैव सराहते। निज देश के पट मुफ्त में भी वे न लेना चाहते। 24 संदर्भ। ये पंक्तियां कवि मैथिलीशरण गुप्त जी की रचना व्यापार से ली गई हैं, जो काव्य कुसुम पाठ्य पुस्तक में संकलित है। प्रसंग। इस छंद में कवि भारतीय वस्त्रों की वैश्विक प्रशंसा का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि विदेशी, विशेषकर यूरोपीय, इन वस्त्रों की गुणवत्ता की सराहना करते थे। व्याख्या। कवि कहते हैं कि भारतीय वस्त्रों पर विदेशी मुग्ध, आकर्षित थे। वे विशेष रूप से यूरोपीय साहबों, अंग्रेज अधिकारियों का उल्लेख करते हैं, जो भारतीय वस्त्रों की हमेशा प्रशंसा करते थे। कवि कहते हैं कि ये विदेशी अपने देश के वस्त्रों को मुफ्त में भी स्वीकार नहीं करते थे, क्योंकि भारतीय वस्त्रों की गुणवत्ता उनके सामने फीकी पड़ती थी। यहाँ कवि भारत की प्राचीन कारीगरी और वस्त्रों की उत्कृष्टता को रेखांकित करते हैं। यह छंद भारत की प्राचीन व्यापारिक और सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाता है और समाज को अपनी विरासत के प्रति गर्व करने की प्रेरणा देता है। विशेषता। इस छंद की विशेषता कवि का गौरवपूर्ण और ऐतिहासिक शैली है। कवि ने संक्षिप्त शब्दों में भारतीय वस्त्रों की वैश्विक प्रशंसा का चित्रण किया है, जो पाठक को गर्व और जागरूकता से भर देता है। जिस भांति भारतवर्ष का व्यापार नष्ट किया गया, कर से तथा प्रतिरोध से जिस भांति भ्रष्ट किया गया, वर्णन वृथा है उस विषय का, सोचना अब है यही, किस भांति उसकी वृद्धि हो, जैसी कि पहले थी रही। 25 संदर्भ। ये पंक्तियां कवि मैथिलीशरण गुप्त जी की रचना व्यापार से ली गई हैं, जो काव्य कुसुम पाठ्य पुस्तक में संकलित है। प्रसंग। इस अंतिम छंद में कवि भारत के व्यापार के नष्ट होने के कारणों का उल्लेख करते हैं और भविष्य में इसके पुनरुद्धार की आवश्यकता पर बल देते हैं। व्याख्या। कवि कहते हैं कि भारत का व्यापार कर, टैक्स और प्रतिरोध, औपनिवेशिक नीतियों के कारण नष्ट और भ्रष्ट किया गया। वे कहते हैं कि इस विषय का वर्णन करना व्यर्थ है, क्योंकि अब हमें यह सोचना चाहिए कि उस व्यापार को पुनः कैसे समृद्ध किया जाए, जैसा कि वह प्राचीन काल में था। यहाँ कवि औपनिवेशिक शासन के आर्थिक शोषण को संक्षेप में उजागर करते हैं, लेकिन उनका ध्यान भविष्य की ओर है। वे समाज को स्वदेशी उत्पादन, आत्मनिर्भरता और प्राचीन व्यापारिक गौरव को पुनर्जनन की प्रेरणा देते हैं। यह छंद कविता का समापन सकारात्मक और प्रेरणादायक नोट पर करता है, जो पाठक को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। विशेषता। इस छंद की विशेषता कवि का यथार्थवादी और प्रेरणादायक शैली है। कवि ने संक्षिप्त शब्दों में भारत के व्यापार के पतन और पुनरुद्धार की आवश्यकता को व्यक्त किया है, जो पाठक को जागरूक और प्रेरित करता है। 1 मार्क क्वेश्चंस। प्रश्न 1। कवि मैथिलीशरण गुप्त जी ने भारत को रत्नगर्भा भूमि क्यों कहा है? उत्तर। क्योंकि भारत प्राकृतिक और सांस्कृतिक समृद्धि से परिपूर्ण है। प्रश्न 2। कवि ने प्रमुखापेक्षी शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया है? उत्तर। भारत की विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता को दर्शाने के लिए। प्रश्न 3। कवि ने भारतीय समाज की किस प्रवृत्ति पर व्यंग्य किया है? उत्तर। विदेशी वस्तुओं के प्रति अंधानुकरण की प्रवृत्ति पर। प्रश्न 4। कवि के अनुसार कौन सी जाति प्रगति करती है? उत्तर। जो अपनी आवश्यकताओं को स्वयं पूरा करती है। प्रश्न 5। कवि ने भारतीयों को निर्जीव से क्यों कहा है? उत्तर।
क्योंकि वे विदेशी वस्तुओं पर निर्भर होकर अपनी अर्थव्यवस्था को नष्ट कर रहे हैं। प्रश्न 6। कवि ने चूड़ियों को किसका प्रतीक बताया है? उत्तर, भारतीय नारी के सौभाग्य और संस्कृति का प्रतीक। प्रश्न 7। कवि ने स्वकीय सुहाग किसे कहा है? उत्तर, भारत की आत्मसम्मान और सांस्कृतिक पहचान को। प्रश्न 8। कवि ने माचिस जैसी छोटी वस्तुओं के विदेशी होने पर क्या कहा है? उत्तर, यह भारतीय समाज की गहरी निर्भरता को दर्शाता है। प्रश्न 9। कवि ने नमकाल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? उत्तर, विदेशी जीवन शैली की नकल करने वाले भारतीयों के लिए। प्रश्न 10। कवि ने गधे और सिंह के दृष्टांत का प्रयोग किस संदर्भ में किया है? उत्तर, भारतीय समाज के विदेशी वेशभूषा की नकल करने पर। प्रश्न 11। कवि ने स्वदेशी सुगंधों के प्रति उदासीनता पर क्या कहा है? उत्तर, भारतीय अब खस, केवड़ा आदि स्वदेशी सुगंधों को भूल चुके हैं। प्रश्न 12। कवि के अनुसार स्वाभिमान के बिना जीवन कैसा है? उत्तर, अर्थहीन और मृत्यु के समान। प्रश्न 13। कवि ने भारत की आर्थिक दशा को किस प्रकार चित्रित किया है? उत्तर, विदेशी वस्तुओं के आयात और स्वदेशी धनधान्य के निर्यात से दीनता बढ़ रही है। प्रश्न 14। कवि ने अविवेक शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया है? उत्तर, कच्चा माल सस्ते में बेचने और तैयार माल महंगे में खरीदने की मूर्खता पर। प्रश्न 15। कवि के अनुसार केवल कच्चा माल उत्पन्न करने वाले देश का क्या होता है? उत्तर, उसका पतन निश्चित है। प्रश्न 16। कवि ने विलायत का उल्लेख किस संदर्भ में किया है? उत्तर, ब्रिटेन से आयातित तैयार माल के संदर्भ में। प्रश्न 17। कवि ने रुई के उदाहरण से क्या दर्शाया है? उत्तर, भारत कच्चा माल सस्ते में बेचता है और तैयार वस्त्र महंगे में खरीदता है। प्रश्न 18। कवि ने खिलौने, कांच को किसका प्रतीक बताया है? उत्तर, अनावश्यक और तुच्छ विदेशी वस्तुओं का। प्रश्न 19। कवि ने टीन और चांदी के प्रतीक का प्रयोग किस संदर्भ में किया है? उत्तर, भारत के आर्थिक शोषण को दर्शाने के लिए। प्रश्न 20। कवि ने भारत की प्राचीन आत्मनिर्भरता को किसका कारण बताया है? उत्तर, भारत की दीर्घायु और समृद्धि का कारण। प्रश्न 21। कवि ने भारत को किसकी जन्मस्थली कहा है? उत्तर, दिव्य दर्शन शास्त्र, संगीत, कविता और शिल्प की जन्मस्थली। प्रश्न 22। कवि ने भारतीय वस्तुओं को सुरक्षित क्यों कहा है? उत्तर, क्योंकि वे इतनी उत्कृष्ट थी कि मानव निर्मित नहीं, बल्कि दिव्य लगती थी। प्रश्न 23। कवि ने हारोल्ड और शालमैंगन का उल्लेख क्यों किया है? उत्तर, भारतीय वस्त्रों की वैश्विक प्रशंसा को दर्शाने के लिए। प्रश्न 24। कवि ने कश्मीरी शाल और बंगाली धोती के विदेशी होने पर क्या कहा है? उत्तर, यह भारत की प्राचीन कारीगरी के ह्रास को दर्शाता है। प्रश्न 25। कवि ने भारत के व्यापार के पुनरुद्धार के लिए क्या सुझाव दिया है? उत्तर, स्वदेशी उत्पादन और आत्मनिर्भरता अपनाकर प्राचीन गौरव को पुनः प्राप्त करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना न भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट टाइम।